बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा जल खा लीजिए। मेरा मन क्या जल खाने में था? मैंने अचकचाकर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है, कहाँ है, और मुझे जो लाई थी वही है क्या? बूढ़े ने विनीत स्वर में कहा, सरकार, ये सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हुआ हो तो, कोई धोखे की बात हो तो। मैं उस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा, परंतु रह रहकर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। बहुमूल्य साड़ी पहनी थी, जिसमें जिस्म पर सोफियाने और नाजुक रतन जटित गहने थे। वे मुस्कुराती आई और मेरे पास मसनद पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझसे सही ना गई। मेरी आंखें चौंधी आने लगी। फिर रूप, यौवन, ऐश्वर्य, मादकता, मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा विनोदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए। क्यों? वो हंस दी। मैं हंस ना सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो गई थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस मायाजाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वे और मेरे निकट खिसक आई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और अब बोलते भी नहीं। इसका सबब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा, वही है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है कि ये अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारिणी बनकर लोगों को फांस कर ले आती है? मैंने उससे पूछा, तो वहां आप ही थी? कहाँ? बाजार में, और मेरे साथ भी? वाह, वहां मैं क्यों होने लगी? उसकी प्रगल्भता बढ़ रही थी और वो अधिकाधिक मेरे निकट आ रही थी। उसने निकट पाकर स्निग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि वे आपकी दासी थी तो क्या आप कृपा कर मुझे ये भेद खोल सकेंगी कि किस कारण आप इस प्रकार जाल में फांस फांस कर लोगों को घर में बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वे एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको यदि कुछ ज्यादा कष्ट हुआ तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कष्ट दिया कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर करेंगे। परंतु मर्द जैसे सब है वैसे आप भी हैं। वे सिसकियां लेने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है, मुझसे कहिए, मैं अपनी शक्ति भर से उसे दूर करने का उपाय करूंगा। इस पर मुझे विश्वास कैसे हो? उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को मेरी ओर उठाकर कहा। उस दृष्टि से मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूं। उसके होंठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया। इतने में वे बूढ़ा एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज ना था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े तपाक से कहा, बस, तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो मैं जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों की आखिर कुछ चीज तो मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज से ये बात कही और बोतल में शराब उड़ेलकर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ भी न कह सका। गले में शराब से सिंचन पाकर मैंने मन में उत्तेजना का अनुभव किया। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। धीरे धीरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा पाया। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। प्रातःकाल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी।
मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर का सत निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना स्मरण हो गई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि मैं होटल में हूं। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आंखों में घूमने लगी। सिर अब भी दर्द से फटा पड़ता था। मैं उठकर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहां कैसे आ गया? रात क्या मैं वहां नहीं गया था? नहीं नहीं, सचमुच गया था। मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के समय पहने थे। एकाएक मैंने देखा मेरे हाथ के हीरे की अंगूठी गायब है। घड़ी की चेन भी नदारद है। जेब का मनी बैग भी नहीं है। ये देखकर तो मैं बिल्कुल बौखला गया। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए आए थे। आपने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए बदहवास हो गए थे। आपके जिन मित्र के यहाँ आपकी दावत थी, उनके 2 नौकर आपको यहाँ गाड़ी पर पहुंचा गए थे। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और धड़धड़ाता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुंचा। सब घटना की मैंने रिपोर्ट लिखाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वे तुरंत ही 2 कांस्टेबलों को लेकर मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही ठिकाने पर जा पहुंचा। जिस घर में जाकर मैं बेवकूफ बना था, इस समय उसके दरवाजे में ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोस के एक सम्राट बंगाली महाशय ने आकर कहा, ये मकान उन्हीं का है और किराए का खाली है और कई महीने से इसमें कोई नहीं रहता। जब मैंने उनसे रात की घटना का जिक्र किया तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, लगता है बाबू का दिमाग फिर गया है। आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। और हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चला गया। हम लोग कोई सुराग न पाकर चले आए। लगभग 2,500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत कीमती कागजात भी गायब हो गए थे। वे सब उसी दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कलकत्ता आया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ जरूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनसे मेरे विरुद्ध सबूत जुटाया जा रहा है। कहना ना होगा, वे 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गवाकर उसी तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कलकत्ता त्यागा। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की, पर शोक, कुछ पता ना चला। इस प्रकार कलकत्ते की एक रात मेरे जीवन में एक काल रात बन गई।